नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी 1.5 साल पहले से ही शुरू हो चुकी है। हालांकि 2014-2019 में इतना पहले से विपक्ष कभी भी सक्रिय नहीं हुआ है, और अगर सक्रिय हुआ होता तो आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति है उसमें जरूर अंतर होता और विपक्ष आज की तुलना में काफी आगे होता। लेकिन अच्छी बात है कि लगभग 1.5 साल पहले से विपक्ष एकजुट हो रहा है और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास कर रहा है। बिहार में क्रांति होती रही है। शुरू में ऐतिहासिक दौर से, चाहे वो बौद्धिक क्रांति रही हो, तथागत बुद्ध ने वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करके और सारनाथ से शुरुआत किया हो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और चाहे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन रहा हो 1975-76 में, बिहार की धरती बहुत उर्वर है आंदोलन के लिए, क्रांति के लिए और सत्ता पलट करने के लिए। और उसी बिहार से शुरुआत हुई है इस बार। नीतीश कुमार एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके वापस आ गए हैं महागठबंधन में, और महागठबंधन की सरकार बना करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है बिहार के स्तर पर, और अब राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। अब देखना है कि नीतीश कुमार केंद्र को फतह करने में विपक्ष को कितना एकजुट कर सकते हैं। उनकी कवायद कितना रंग लाती है ये तो समय बताएगा, लेकिन उनकी कोशिशें जिस ढंग से चल रही हैं उससे एक उम्मीद जगती है, एक आस जगती है कि 2014 और 2019 से अलग हट करके चुनाव होने जा रहा है 2024 का। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार आजकल 2 दिन से बिहार से चल करके, पटना से चल करके दिल्ली इंद्रप्रस्थ पधारे हुए हैं, और वहां पर दिल्ली में जिस तरह से वे विपक्ष को एकजुट करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, 2 ध्रुवों को एक में मिलाने की जुगत कर रहे हैं, उसके अच्छे संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2 ध्रुवों पर है। कांग्रेस की कट्टर विरोधी आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी की कट्टर विरोधी कांग्रेस है। कांग्रेस से सत्ता छीना था अरविंद केजरीवाल ने, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी बढ़ती जा रही है, दिल्ली से निकल करके पंजाब में सत्ता हासिल कर ली है, गुजरात में सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास कर रही है, हिमाचल में सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास कर रही है, उससे कांग्रेस की हालत पतली हुई है। इसलिए दोनों 2 ध्रुव में हो जाना और दुश्मनी होना, राजनीतिक दुश्मनी होना स्वाभाविक है। लेकिन इन राजनीतिक दुश्मनों को भी एक मंच पर लाने का काम नीतीश कुमार ने कर दिया। आज यानी 6 सितंबर को पहले वे राहुल गांधी से मिलते हैं और अपनी पूरी बात, अपना पूरा आइडिया समझाते हैं, और आम आदमी पार्टी को नजदीक लाने या आम आदमी पार्टी से सहमति बना करके महागठबंधन का चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी को तैयार कर लेते हैं। माना जाता है कि नीतीश कुमार जिस पार्टी में या जिस गठबंधन में होते हैं उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी और चाणक्य अमित शाह कभी भी 2014 से लेकर के 2019 तक
नीतीश कुमार को अपने पाले से छिटकने नहीं दिया। लेकिन इस बीच हालात कुछ ऐसे बन गए कि नरेंद्र मोदी का जो ऑपरेशन लोटस है, उस लोटस ऑपरेशन के तहत नीतीश के विधायकों की खरीदारी की सुगबुगाहट शुरू हुई और इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई और उन्होंने रातों रात भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को अलग कर दिया और महागठबंधन से मिलकर के सरकार बना दी। तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और लालू यादव, तेजस्वी यादव का जो पिछड़ों की राजनीति है और नीतीश कुमार की जो पिछड़ों की राजनीति है, अब वो परवान पर आ गई है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीतिक ध्रुवीकरण करने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, इससे अच्छे संकेत मिल रहे हैं और उम्मीद जग रही है कि 2024 का महाभारत में कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं और कड़ी टक्कर ही नहीं बल्कि फतह करने की भी उम्मीद है। यह उम्मीद इसलिए बलवती होती है कि 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी पीक पर थी, मोदी है तो मुमकिन है, और दुनिया भर के नारे जुमले उछाले गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा 2014 से भी ज्यादा सीटें लेकर के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिले थे और 63% वोट विपक्ष को मिले थे। अगर विपक्ष उस समय भी एकजुट होता तो 63% वोट बहुत होता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कतई नहीं बनती और विपक्ष की सरकार बन जाती। लेकिन उस समय विपक्ष बटा हुआ था और हर कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना तो देख रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने में कितनी कुबत लगती है, कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में विपक्ष बटा रहा और विपक्ष ही रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती नहीं दे पाया। लेकिन इस बार जिस तरह से कांग्रेस उठ खड़ी हुई है और पिछले लगभग 1 महीने से वो सड़क पर है, जिस समय सोनिया गांधी, राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रहा था, उस समय से लेकर के अग्निवीर अग्निपथ का विरोध करने से लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विरोध का धर्म निभा रही है और आगे बढ़ रही है, अगर यही प्रयास 2019 में हुए होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा बहुमत नहीं मिलता। लेकिन इस बार कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है, दूसरी विपक्षी पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं। न सिर्फ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बनी हुई है, बल्कि आम आदमी पार्टी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए पूरी कवायद कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी भारत को न्यू इंडिया बना करके और दुनिया भर के सब्जबाग दिखा करके 2019 में वोट हासिल किया और वो उसमें से कोई भी सब्जबाग पूरे नहीं हो सके, न तो 2 करोड़ युवाओं को सालाना नौकरियां, न किसानों की दुगनी आमदनी, न सबको पक्का मकान, कुछ भी नहीं हो पाया। इसलिए जनता भी त्रस्त है और जनता ने जिस तरह से कोरोना काल में मुसीबत को देखी है और उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं मुहैया करा पाने में, यहां तक कि ऑक्सीजन तक नहीं उपलब्ध कराई पाई थी सरकार और इसके कारण बहुत मौतें हुई, लाखों मौतें हुई। सरकार का तो आंकड़ा है कि 5.5 लाख के आसपास कोरोना में मरे हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर WHO ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 47 लाख से ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। इस तरह से
भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो चुकी है। और एक बात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2019 में एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाई हुई थी, उसके कई किले दरक चुके हैं। सबसे बड़ा किला तो नीतीश कुमार का ही था, जो कि एनडीए के साथ थे और एनडीए को साथ दिया। और दूसरा, अकाली दल ने किसान आंदोलन के समय से ही हाथ खींच लिया है। शिवसेना से कितनी बड़ी दुश्मनी हो गई है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसी तरह से अन्य छोटे मोटे संगठन भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक तो संगठनात्मक रूप से कमजोर हुई है, एनडीए कमजोर हुआ है, और दूसरे विपक्ष की सक्रियता, आम आदमी पार्टी की सक्रियता और राहुल गांधी की सक्रियता नाक में दम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिसमें मोदी और शाह आते हैं, इनकी नींद हराम हो गई है कि किस तरह से 2024 को फतह किया जाए। और 2024 को फतह करना इनके लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसके लिए बहुत ताकत लगाएगा और लगा रहा है, क्योंकि उसे हिंदू राष्ट्र बनाना है 2025 तक। और अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार होती है, तो इनका हिंदू राष्ट्र का सपना जो 100 साल से देख रहे थे, 1925 से जो सपना देख रहे थे, वो पूरा होने वाला नहीं होगा। वैसे भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी आ जाते हैं 2024 में, तब भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक तो संविधान को रद्द करना पड़ेगा, लोकतंत्र को रद्द करना पड़ेगा और हिटलर शाही को अंजाम देना पड़ेगा। और इतना कर पाने की कुवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अब नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है और कमजोर होती जा रही है। और दूसरी तरफ विपक्ष सशक्त हो रहा है और सशक्त होता जा रहा है। दो विपरीत ध्रुव या दो विपरीत धारे जब इकट्ठा हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब एक मंच पर आ रही है, ममता भी आ जाएंगी, जो कि कांग्रेस की विरोधी हैं। हालांकि वे कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस से ही उन्होंने राजनीति शुरू की थी, लेकिन ममता दीदी को भी मना लिया जाएगा, ऐसा नीतीश कुमार को पूरा आत्मविश्वास है। और यही काम अगर 2019 में किया गया होता, लेकिन इसे अंजाम देने वाला 2019 में कोई नहीं था। अब नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को छोड़ करके विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, न केवल विपक्ष की बल्कि सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और उनका जितना राजनीतिक अनुभव रहा है, एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है और गहरी सोच के व्यक्ति माने जाते हैं नीतीश कुमार। पिछड़ी जातियों को लामबंद करने में उनके मुकाबले और किसी की सानी नहीं है। अखिलेश यादव, मायावती जैसे नेता बौने साबित हो जाते हैं उनके सामने पिछड़ों को लामबंद करने के मामले में। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो नीतीश कुमार दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी चुनौती दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती तो राहुल गांधी दे रहे हैं, जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मास्त्र सीबीआई, ईडी, आईटी, इन एजेंसियों को खारिज कर चुके हैं और इन्हें झेल करके पार हो चुके हैं। अब एजेंसियां इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और विपक्ष जब एकजुट हो जाएगा तो विपक्ष का भी एजेंसियां कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कितना इस्तेमाल किया गया, सिसोदिया के खिलाफ कितना इस्तेमाल किया गया, आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों के खिलाफ कितना इस्तेमाल किया गया, लेकिन शाह का ब्रह्मास्त्र काम नहीं आया, ईडी, आईटी और सीबीआई काम नहीं आई। तो इनका ब्रह्मास्त्र भी अब ध्वस्त हो रहा है। हालांकि अभी बहुत से विपक्ष के नेता डरे हुए हैं
और कई नेता तो जेल में हैं, कईयों के ऊपर कार्रवाई होने वाली है, कईयों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब इस ब्रह्मास्त्र से डरने वाला कोई नहीं है। और जब राहुल गांधी ने, जो कि आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, लगभग 15 राज्य आएंगे उनके भारत जोड़ो अभियान में, केरल से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक की उन्होंने जो पदयात्रा की शुरुआत की है, विपक्ष के जीतने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान होगा। लगभग 300 की बटालियन उनके साथ रहेगी, उसमें खानसामे भी होंगे, उसमें बंदोबस्त करने वाले लोग भी रहेंगे और 111 नेता रहेंगे और सबको पदयात्रा में शामिल किया जाएगा और रात में ठहरने का बंदोबस्त किया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने पूरी तरह से बहुत बढ़िया मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया बंदोबस्त कर लिया है और कल से यात्रा शुरू हो रही है। और जिस दिन से यात्रा शुरू होगी उसी दिन से समझिए मोदी जी की नींद हराम हो जाएगी और जिन जिन राज्यों से होकर के गुजरेंगे वहां पर देखिएगा कांग्रेस के पीछे कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। तमिलनाडु भी जाएंगे, वहां पर की स्टालिन की सरकार है, उन्होंने पहले से ही भी आमंत्रित किया है। और जो जुगलबंदी विपक्ष की चल रही है उसमें स्टालिन भी हैं, स्टालिन से भी मुलाकात होने वाली है नीतीश कुमार की। इस तरह से जो पहल इस समय हो रही है विपक्ष को एकजुट करने में, विपक्ष को ताकतवर करने में और विपक्ष को चुनाव जीतने के लायक बनाने में, वो सकारात्मक पहल है और इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा से निश्चित रूप से कांग्रेस का कद बढ़ेगा और न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ही है, अरविंद केजरीवाल ने भी न्यू इंडिया नंबर 1 कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसके तहत उनका सपना है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 बनाया जाए। अभी तक उन्होंने दिल्ली और पंजाब को भारत का नंबर 1 बनाया है, लेकिन इतना आत्मविश्वास उनके अंदर भर गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने की इतनी कुव्वत इकट्ठा कर लिए हैं कि अब अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं मोदी और शाह की। इधर कई गोदी मीडिया के चैनल सर्वे किए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की जा रही है तो वो है अरविंद केजरीवाल। नीतीश कुमार तीसरे चौथे नंबर पर है। साथियों, ये है गाजियाबाद दिल्ली का बिजली व्यवस्था। वीडियो बना रहे हैं और लाइट चली गई। चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे और बिजली के दरों में कटौती भी की जाएगी, लेकिन न तो कटौती हुई और न 24 घंटे बिजली का इनका वादा पूरा हो पाया। तो साथियों, चलिए, चेहरा आप नहीं देख पाएंगे, आवाज तो सुन ही पाएंगे। जिस तरह से पूरे देश में इस समय विपक्ष मजबूत हो रहा है और नीतीश कुमार जिस तरह से सबको साध रहे हैं, आज उन्होंने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा, तमाम नेताओं से मुलाकात किया। ओम प्रकाश चौटाला से, अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात हो चुकी है। अब बचे हैं स्टालिन, नवीन पटनायक उड़ीसा से और कर्नाटक से कुमारस्वामी। इसी तरह से केसीआर पहले ही मिल चुके हैं, जो कि खुद ही चल करके पटना आए हुए थे। तो इस तरह से विपक्ष को साधने के लिए जो पहल नीतीश कुमार ने किया है, अभी उसमें ममता दीदी भी शामिल हैं,
ममता से भी मिलने अलग से जाएंगे बंगाल। अखिल भारतीय स्तर पर उनकी यह कवायद कितना रंग लाएगी और इससे विपक्ष कितना मजबूत होगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन जिस मजबूती के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ नीतीश कुमार मोदी और शाह के लिए सिरदर्द बन चुके हैं और मोदी और शाह की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वह काबिले तारीफ है। जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस को भी, वामपंथियों को भी, आम आदमी पार्टी को भी, और भी जितने आपसी वैमनस्य विपक्ष में रखते हैं, सबके वैमनस्य को खत्म करके अगर नीतीश कुमार एक मंच पर सबको ला देंगी, तो मोदी और शाह की हार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार हो सकती है। अगर 2019 में जितने वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले थे और जितने वोट विपक्ष को मिले थे, 37% वोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिले थे और 63% विपक्ष को मिले थे। लेकिन विपक्ष बटा हुआ था, इसलिए उसके वोट का कोई वैल्यू नहीं रह गया और जो वोट मिले वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाए। लेकिन जब विपक्ष को एक कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हार होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिलने लगा है। और अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो कि अपने को विश्व की नंबर 1 पार्टी मानती है और यह भी मानती है कि 40-50 सालों तक उसे कोई हरा नहीं सकता, विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और संवैधानिक मूल्यों को खत्म कर दिया जाएगा और हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, उसका सपना धराशायी हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं रहेगी, तो उसके पास न तो ईडी होंगे, न सीबीआई होंगे, कोई भी एजेंसी नहीं रहेगी। ऐसे में जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी, तो ये असंभव है। जहां तक फंडिंग की बात है, शरद पवार अडानी अंबानी को छोड़ करके जितने भी हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, टाटा है, बिरला है, एचसीएल हैं, इन सबसे अच्छे संबंध हैं शरद पवार की। अडानी अंबानी के अलावा ये लोग इन्हें समर्थन देंगे, इनकी फंडिंग करेंगे और अडानी अंबानी के अलावा जितना भी कारपोरेट है, सब के सब अडानी अंबानी से भी नाराज हैं और मोदी और शाह से भी नाराज हैं। इसलिए इसके अच्छे परिणाम आएंगे। हमारे चैनल को